नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की सीरीज मतलब महत्वपूर्ण 1500 प्रश्नों की सीरीज के दूसरे पार्ट में आप सबका स्वागत है। और इस पार्ट में हम देखेंगे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आपके मिक्स जीएस पोर्शन के लिए सभी परीक्षाओं के लिए होंगे। और आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि इन 30 प्रश्नों के साथ आपको इतनी ज़्यादा डिटेल्स दी जाएंगी कि आपके कम से कम 100 से 150 प्रश्न और साथ में फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, धान मतलब चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आपके ऑप्शंस हैं, ए यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। बी चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। सी इस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा चीका युक्त जलोढ़ मृदा है। और डी भारत का चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन उपयुक्त कथनों में से डी कथन अपना गलत है, क्योंकि भारत का चावल उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान है और प्रथम स्थान चीन का है। बाकी तीन जो पॉइंट्स दिए गए हैं यह चावल या धान की कृषि में से संबंधित बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि चावल या धान की कृषि के लिए उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का यह मुख्य आहार होता है। इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है तथा इस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा चीका युक्त जलोढ़ मृदा है। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। उपरोक्त लक्षण किस प्रकार की कृषि क्षेत्र को निरूपित करता है। आपके ऑप्शन है, ए निर्वाह कृषि, बी रोपण कृषि, सी मिश्रित कृषि और डी वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऊपर दिए गए जो लक्षण हैं यह वाणिज्यिक अनाज कृषि के हैं। और दोस्तों इसकी व्याख्या देखेंगे तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। और उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, चलवासी पशुचारण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है। दोस्तों यहाँ पर राज्यों के नाम दिए गए हैं और आपको कूट के माध्यम से बताना है कि किन राज्यों में प्रचलित है। तो आपके सबसे पहले कूट है, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, 2 और 3, 4 केवल 3, 4 और 5, सी केवल 2 और 4 और डी केवल 1 और 5। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका आंसर है ऑप्शन सी केवल 2 और 4, मतलब राजस्थान और जम्मू कश्मीर में चलवासी पशुचारण पद्धति प्रसिद्ध है। देखते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या को। तो अगर देखें कि चलवासी पशुचारण पद्धति अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। यह पद्धति भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, 2004 में फ्रांस में कानून के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों व प्रतीकों को धारण करके स्कूल में आना वर्जित कर दिया। और दूसरा, फ्रांस के अप्रवासी लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। आपको अब बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों आपको बता दें कि उपरोक्त दोनों कथन असत्य, केवल एक कथन सत्य है। और इसका मतलब है कि 2004 में फ्रांस में कानून के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों व प्रतीकों को धारण करके स्कूल में आना वर्जित कर दिया गया था। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देखेंगे तो जैसे कि धार्मिक कानून में इसमें कि कानून द्वारा विद्यार्थियों के इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक प्रतीकों व चिन्हों को धारण कर स्कूल में आना वर्जित कर दिया। और 2004 में बने कानून का अप्रवासी लोगों ने घोर विरोध किया था। यह कानून दोस्तों 2004 में ही बना था, लेकिन अप्रवासी लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया था, इसका विरोध किया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्कूल प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। आपके ऑप्शन है, ए निजी स्कूल, बी सरकारी स्कूल, सी निजी व सरकारी दोनों
और डी ज्ञात नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी स्कूल ऐसे स्कूल हैं जो प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते, और सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त स्कूल या सरकारी स्कूलों पर किसी विशेष धर्म को बढ़ावा न देने की बाध्यता होती है, सभी पर नहीं, अर्थात निजी स्कूल किसी धर्म विशेष से संबंधित हो सकते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पहले कथन है कि अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। दूसरा कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि वह राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, आपको यह बताना। ध्यान रखें दोस्तों, असत्य बताना है, ना कि सत्य। तो आपके ऑप्शन हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें भी केवल एक कथन ऐसा है जो असत्य है। और अमेरिका की विधायिका, अगर इसकी व्याख्या देखें तो अमेरिकी संविधान में प्रथम संशोधन के द्वारा विधायिका को किसी भी ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका अर्थ है विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकते, अतः कथन एक असत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते, अतः कथन दो सत्य है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मौलिक अधिकार लोगों को राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। और दूसरा है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अब आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों आप लोग आंसर बताते जाएं, और आपको बता दें दोस्तों कि इनमें से एक और दो दोनों सत्य हैं। इसकी व्याख्या देखें अगर तो मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं, और धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, अतः दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। आपके ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी ई.वी. रामास्वामी नायकर, सी ज्योतिराव फुले, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक ज्योतिराव फुले जी हैं, और इसकी 1873 से में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म की गई थी। फुले ने यह पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। और 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में ज्योतिराव फुले द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों के क्रम में महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला गया था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित ई.वी. रामास्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन है, पहला, इन्हें पेरियार नाम से भी जाना जाता था। दो, स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। और तीन, ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से कथन सही है। आपके ऑप्शन हैं ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, और डी केवल मतलब पूरे एक, दो और तीन। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह तीनों कथन सत्य हैं। और इसकी व्याख्या देखेंगे अगर तो ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी में आरंभ में शुरू हुआ। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ई.वी. रामास्वामी नायकर ने अछूतों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। पेरियार उस समय के एक महान दलित नेता थे। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपके पहला है, इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। दूसरा है, इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आपके इसके ऑप्शन है, और आपको इन ऑप्शन से बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, कौन से कथन असत्य हैं। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि उपरोक्त कथनों में से केवल दो कथन ऐसा है जो असत्य है। और इसकी व्याख्या है कि कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, अतः कथन एक असत्य है। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। आपके ऑप्शन हैं ए
1989, बी 1899, सी 1961 और डी 1997। तो दोस्तों आपको बता दें कि अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ हुआ। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखें कि अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, 15 लाख रुपए दी जाती है, प्रशस्ति पत्र और एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। और इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और यह खिलाड़ियों को दिया जाता है, ना कि प्रशिक्षकों को। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए सरफराज खां, बी मुर्शीद कुली खां, सी अलीवर्दी खां और डी शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक मुर्शीद कुली खां थे। इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। मुर्शीद कुली खां को सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। तो दोस्तों याद रखें कि मुगल काल में सूबेदार को गवर्नर कहा जाता था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? आपके ऑप्शन हैं ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों आपको बता दें कि रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 और 1765 से 1757 तक भारत के गवर्नर रहे। को प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। तो दोस्तों याद रखें कि इन्होंने 1757 से 1760 और 65 से 67 तक के जो प्लासी के युद्ध थे उन दोनों में रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया और उसके बाद उन्हें प्रथम गवर्नर बनाया गया था। इसने बंगाल में द्वैध शासन 1965 से 72 लागू किया, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने 1972 में समाप्त कर दिया। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक या जनरल हीवन बॉर्न जनरल कहा था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन एक विषय है। आपके ऑप्शंस हैं ए समवर्ती सूची में, बी राज्य सूची में, सी सूची में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का एक विषय है और संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया है, अर्थात इसका नियमन केंद्र तथा राज्य दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखें कि 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची आती है और उसकी भी प्रविष्टि संख्या 20 में आर्थिक नियोजन आता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके कथन है भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और दूसरा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 है। दोस्तों आपके ऑप्शन हैं कूट वाले, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों और डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों आपको बता दें कि केवल एक ऐसा कथन है जो सत्य है, मतलब भारत देश पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केवल पहला कथन सत्य है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा कथन असत्य है, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तारित है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा कॉल, बी इंदिरा पॉइंट, सी कन्याकुमारी और डी पॉइंट पेड्रो। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंदिरा पॉइंट भारतीय राज्य संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है और भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी आने के कारण अब यह जलमग्न हो गया है। भारतीय संघ राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है, तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर माता गुजरात और सबसे पूर्वी बिंदु किबुत अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों आप चारों याद रखें कि गौहर मोती गुजरात में है और किबुत अरुणाचल प्रदेश में है, जो क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी बिंदु है, तथा इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी बिंदु है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला पॉइंट और अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है, और दूसरा कथन है भारत को उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्थ पर्वत अवस्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों और डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों में से दोनों कथन ही सत्य हैं। और पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्यतः 4 बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें ये जिले हैं पुदुचेरी, कराईकलम, यनम, माहे, यमन आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, और कराईकल तमिलनाडु में स्थित, माहे अरब सागर में स्थित है। लेकिन दोस्तों यह व्याख्या इस प्रश्न की नहीं है, तो आप इससे संबंधित ना रखें। और आप याद रखें कि भारत विश्व
के कुल क्षेत्रफल का 3% नहीं है, और इसके पूर्वी सीमा पर जो भ्रंशोत्त पर्वतमाला नहीं है, और हमारा हिमालय नवीन वलित पर्वतमाला का एक उदाहरण है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। और दूसरा है जलियांवाला बाग में इसके विरोध में एकत्रित लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं आपको बताने हैं। तो ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह दोनों कथन सत्य हैं, और दो उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। मतलब यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था, और यह जलियांवाला बाग में इसके विरोध में ही एकत्रित हुए लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, आज का अगला प्रश्न है उसके पहले इसकी व्याख्या और देख लेंगे दोस्तों। तो रॉलेट एक्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने एवं पुलिस को और अधिक अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया तथा लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। दोस्तों बैसाखी 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में इस कानून के विरोध में एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी गई। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो दोस्तों याद रखें कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस लौटाई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी बदरुद्दीन तैयब जी, और डी सुब्रमण्यम अय्यर। तो दोस्तों आपको बता दें कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक है, और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, और वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, आज का अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था। ए अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था को वापस ले लेना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से ऑप्शन ए मतलब अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना मुख्य कारण था। व्याख्या होगी इसकी, देखें दोस्तों कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। भारतीय मुसलमान भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे, अतः यह खिलाफत आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच सहित एल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में 180 देशों में से भारत की रैंक क्या थी। आपके ऑप्शन हैं ए 157, बी 167, सी 177 और डी 147। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच सहित एल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों को द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में 180 देशों में से भारत की रैंक 177वीं थी। वर्ष 2016 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 141वें स्थान पर था। इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की उज्ज्वला योजना के बारे में भी बताया जाता है दोस्तों। तो 2016 में 141, 2018 में 177 और 2020 में 180 देशों में 168वां स्थान था। मतलब उतार चढ़ाव बने रहे, आप याद रखें दोस्तों, किसी भी सन से पूछा जा सकता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। आपके ऑप्शन हैं ए तुंगभद्रा, बी गोदावरी, सी कावेरी और डी सोन। तो दोस्तों आपको बता दें कि गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बांध का निर्माण किया जा रहा है, जो कि भारत के छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य तक फैला हुआ है। इस पोलावरम सिंचाई परियोजना को संसद में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है 2019 के पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरभ कोठारी को किसने हराया था। आपके ऑप्शन हैं विलियम कोक, बी जो डेविस, सी पीटर गिलक्रिस्ट और डी माइकल फैलन। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2019 के पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरभ कोठारी को पीटर गिलक्रिस्ट ने हराया था, और इस प्रतियोगिता का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया गया था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। आपके ऑप्शन हैं ए सितारों पर,
बी ज्वालामुखी पर, सी प्रकाश पर और डी वनस्पति जीवन पर। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। चंद्रशेखर सीमा का संबंध सितारों पर होता है। चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक हैं। इसके लिए 1983 में चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, लीमर क्या है? ए मानव शरीर में एक हड्डी, बी कैंसर के विकास का एक प्रकार, सी एक साधारण मशीन और डी मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। तो दोस्तों आपको बता दें लीमर एक प्रकार का जानवर है जो मेडागास्कर द्वीप में पाया जाता है और लीमर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है और मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। और दोस्तों आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क के अधीन आता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके कथन है, एक संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। दो संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। तीन संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी। और चार महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं दोस्तों आपको यह बताना है और आपके ऑप्शन हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4 और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनमें से केवल 1 और कथन 2 सत्य, मतलब संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो गैर कांग्रेसी नहीं थे। और दूसरा है संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो यह दोनों कथन सत्य हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन है, एक वह भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे और दो अंबेडकर गांधी व उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। आप उपरोक्त कथनों में से आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं कौन से कथन असत्य हैं। तो आपके ऑप्शन है, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों आपको बताना है और आपको बता दें कि अंबेडकर जी से संबंधित में इनमें से केवल एक कथन ऐसा है जो सत्य है, वह है वह भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे। देखते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या। तो भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के डॉक्टर अंबेडकर व महात्मा गांधी दोनों ही समर्थक थे, लेकिन दोनों की विचारधाराओं में अनेक अंतर थे। गांधी कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। गांधी जी का मानना था कि जो व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म लेता है उसे उसी वर्ग के कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिसका डॉक्टर अंबेडकर कड़ा विरोध करते थे। अतः कथन 1 सत्य जबकि कथन 2 असत्य हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शन है, कथन है सबसे पहले शब्द हैं, 1 समाजवादी, 2 पंथ निरपेक्ष, सी 3 गणराज्य, 4 लोकतंत्रात्मक और 5 प्रभुत्व संपन्न। तो दोस्तों आपके अब इनकूट का प्रयोग करना है और आपके ऑप्शन हैं, ए 1 2 5 4 3, बी 5 1 2 4 3, सी 4 5 1 2 3 और डी 1 2 4 5 3। तो दोस्तों इनका अगर हम सही क्रम देखें तो यह ऑप्शन डी के अनुकूल सही क्रम होगा। मतलब सबसे पहले समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा लोकतांत्रिक, चौथा प्रभुत्व संपन्न और आखिरी गणराज्य। देखते हैं दोस्तों इसकी अगर व्याख्या को। तो अबुल कलाम आज़ाद का जन्म सऊदी अरब में हुआ था। वे शिक्षाविद, लेखक, धर्म, दोस्तों शायद यह भी व्याख्या गलत डल गई है, आप इसको इग्नोर करें। और देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न और आज का एक और प्रश्न होगा इसके बाद। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। आपके ऑप्शन है, ए चालू खाता, बी आवर्ती खाता, सी खाता पेंशन खाता और डी बचत खाता। दोस्तों आपको बता दें कि चालू खाता एक प्रकार का ऐसा बैंक खाता है जिस पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। चालू खाता भी सेविंग अकाउंट की तरह होता है। इस पर चालू खाते में ग्राहक कितनी भी बार पैसा निकाले और जमा कर सकता है, लेकिन दोस्तों सेविंग खाते में लिमिट होती है और उसके पास पैसे जमा और निकालने की छूट होती है, जबकि सेविंग अकाउंट में पैसे निकालने की सीमा रहती है। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था। आपके ऑप्शन है, ए एंटोनी बे ल्यूवेनहॉक, बी चार्ल्स लेवेरॉन, सी कार्ल बेंडा और डी जे.ई. सॉल्क। तो दोस्तों आपको बता दें माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कार्ल बेंडा द्वारा बनाया गया था और जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर बाकी सभी सजीव, पादप और जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे और हुए दोहरी झिल्ली आबंद कोशिकांगों को माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कहते हैं, जिसके शब्द की खोज कार्ल बेंडा ने की थी। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी से आप इस क्लास की पीडीएफ भी ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप अपने कम से कम 5 से 10 दोस्तों को शेयर जरूर करना। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।